हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर भावना स्पेशल एजुकेशन। आज का मेरा टॉपिक है टाइप्स ऑफ करिकुलम, यानी कि पाठ्यक्रम के प्रकार। जब भी हम लोग क्लासरूम की बात करते हैं तो हर क्लासरूम में एक बच्चे की दूसरे बच्चे से डिफ़र योग्यता होती है, भिन्न योग्यता होती है। उसका इंटरेस्ट अलग होता है, उसका लेवल अलग होता है, उसकी नीड्स अलग होती है। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसका इंटरेस्ट दूसरे बच्चे से मैच करता है। तो ऐसे में हर स्पेशल एजुकेटर को या नॉर्मल टीचर है, वेदर कोई टीचर ट्रेनी है, पेरेंट्स है, सबको यह जानना अति आवश्यक रहता है कि पाठ्यक्रम क्या होता है, कैसे हम डेवलप कर सकते हैं और कितने प्रकार का होता है। आज की क्लास में मैं सबको यही बताऊंगी कि पाठ्यक्रम कितने प्रकार का होता है और जब भी हम पाठ्यक्रम को तैयार करते हैं तो हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। यदि हम लोग बात करते हैं कक्ष में, मैंने जैसे बोला कि हर बच्चे की एबिलिटीज़, इंटरेस्ट या फिर हम लेवल, नीड दूसरे बच्चे से डिफर होती है ना। तो एबिलिटीज हम बोलते हैं कि योग्यता, इंटरेस्ट रुचि, लेवल हम बोलते हैं स्तर एंड आवश्यकता, है ना। एबिलिटीज़ की बात जब हम करते हैं तो एक नॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में यदि मैं एग्जांपल देती हूँ तो ज़रूरी नहीं है कि मेरी योग्यता, जैसे मेरी योग्यता है कि मैं अच्छे से बोल सकती हूँ या मुझे लगता है कि मैं गुड रीडर हूँ, मैं अच्छे से पढ़ सकती हूँ। तो हो सकता है कि कोई दूसरा बच्चा है तो वो राइटिंग स्किल उसका बहुत अच्छा है, उसके डांस करने में उसका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, वो डांस की मूवमेंट्स बहुत अच्छी कर सकता है। या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि किसी की मेंटल एबिलिटी है, या हम लोग बोल सकते हैं कि किसी की रोट लर्निंग बहुत अच्छी है, वो रट कर के चीज़ों को बहुत जल्दी सीख जाता है। या हम बोलते हैं कि जैसे एबिलिटीज़ में ही है, कोई विजुअल लर्नर है, विजुअल लर्नर हम बोलते हैं कि जो दृश्य सामग्री के थ्रू सीखता हो, से सीखने वाले को बोलते हैं हम ना, सीखने वाला। एंड हो सकता है कि कोई काइनेस्थेटिक लर्नर हो, काइनेस्थेटिक हम बोल सकते हैं थ्रू एक्सपेरिमेंट या प्रैक्टिकल वे में, थ्रू एक्सपेरिमेंट या अनुभवों से एक्सपेरिमेंट सीखने वाला होता है ना। कोई चीज़ ऐसा भी होता है कि कई बार हम प्रैक्टिकल वे में बता रहे हैं तो बच्चा इजीली उसको सीख जाता है, या अनुभवों के माध्यम से। तो हम लोग अभी ये बताने का रीज़न ये था कि हम जब क्लासरूम में एबिलिटीज़ की बात करते हैं, जैसे हो सकता है कि कोई बच्चा एक बारी में आप चीज़ दिखा रहे हैं तो बच्चा उसको इजीली सीख जाता है। कोई हो सकता है काइनेस्थेटिक की बात कर रहे हैं कि हम लोग जब एक्सपेरिमेंट के थ्रू या हम लोग जब कोई उसको प्रैक्टिकल वे में बता रहे हैं तो वो जल्दी सीख जाता है। या हो सकता है कि कोई हम बात करते हैं कि ऑडियो, या फिर हम बोल सकते हैं ऑडिटरी लर्निंग। ऑडिटरी मतलब कि आप जब क्लासरूम में टीचर बता रहे हैं बच्चे को, ऑडिटरी लर्नर, तो उसकी एबिलिटी ऐसी, योग्यता ऐसी है कि जब आप श्रवण, हम बोल सकते हैं कि श्रवण योग्यता रखने वाला, जब हम लोग बच्चे को कोई टास्क को बता रहे हैं, मैंने एक बारी में टॉपिक बोला, बच्चे को मुझे बहुत ज़्यादा लिखाने की ज़रूरत नहीं है, जब जैसे मैंने बोला बच्चा उसको क्विकली अंडरस्टैंड कर लेता है और बच्चा उसको सीख जाता है। तो हर किसी की एबिलिटी, अभी कोई अगर देख करके सीख रहा है, कोई मूवमेंट के थ्रू या फिर प्रैक्टिकल वे में सीख रहा है, कोई बच्चा ऐसा है जो हम लोग कुछ बोल रहे हैं और उसको सुन करके ही चीज़ों को जल्दी सीख जाता है। और इसी तरह से हम एबिलिटी की बात बोलते हैं कि कोई डांस में अच्छा है, कोई पढ़ने में अच्छा है, कोई लिखने में अच्छा है। हर किसी की, अभी हम लोग बात करते हैं तो स्किल को, कौशलों को ज़्यादा महत्वता दी जाती है। ज़रूरी नहीं है कि बच्चा एकेडमिक एरिया में ही बच्चा फास्ट होना चाहिए। यदि बच्चे में कोई भी स्किल है, कोई भी एबिलिटी है,
तो वो कहीं ना कहीं उसका अर्निंग का सोर्स भी बनाया जा सकता है बच्चे को आगे उसी में प्रशिक्षण दे करके। सो इंटरेस्ट की बात करते हैं, जब भी हम लोग स्पेशल क्लासरूम की बात करते हैं या नॉर्मल में भी, हर बच्चे का इंटरेस्ट वेरी करता है दूसरे बच्चे से। ज़रूरी नहीं है कि मेरा इंटरेस्ट पढ़ने में बहुत ज़्यादा है, हो सकता है किसी बच्चे का किसी गेम को खेलने में इंटरेस्ट ज़्यादा है। तो हम लोग जब पाठ्यक्रम को तैयार करते हैं इन सब पॉइंट्स को हम ध्यान में रखेंगे कि बच्चे का इंटरेस्ट किस एरिया में है, तो हम लोग एक्टिविटीज़ को ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व करेंगे सो दैट बच्चे को उसी एरिया में प्रशिक्षण दिया जाए। लेवल, जब भी हम पाठ्यक्रम को तैयार करते हैं तो बच्चे के लिए हम लेवल ज़रूर देखते हैं कि बच्चे का IQ लेवल क्या है, उसका डिसेबिलिटी का लेवल क्या है। कई बार हमें लगता है कि गंभीरता का लेवल अगर ज़्यादा है तो हम लोग बच्चे के लिए एबिलिटी, जो भी टास्क को लेंगे हम लोग बहुत कॉम्प्लेक्स टास्क को न लेते हो इजी टास्क को लेंगे। एंड यदि हमें लग रहा है कि बच्चे का जो लेवल है, सीखने का लेवल बोले या IQ लेवल की, बुद्धि लब्धि की बात करते हैं, वो यदि कम है तो हम बच्चे के लिए जो टास्क लेंगे वो भी उसके अनुसार ही लेंगे जो कि वो बच्चा इजीली कर पाए, है ना। नीड है, अब बच्चे की नीड क्या है, आवश्यकता। अब ज़रूरी नहीं है कि कोई भी स्पेशल एजुकेटर वो अपने जो भी उसके, हम कह सकते हैं कि नहीं मुझे ये सही लग रहा है कि बच्चे को मैं ये टास्क करा, नो, बच्चे की आवश्यकता क्या है। मैं हमेशा ये नहीं कर सकती, जैसे मैंने पर्सनल एरिया से बच्चे को ज़रूरत पड़ रही है कि बच्चे को खाना नहीं आ रहा है, तो मैं अपनी मर्ज़ी से ये नहीं सोच सकती हूँ कि नहीं बच्चे को पढ़ना लिखना ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो बच्चे की आवश्यकता क्या बोल रही है, हमें क्या लग रहा है कि बच्चे की नीड क्या है, तो इसमें हम पेरेंट्स के भी कहीं ना कहीं हेल्प लेते हैं, उनसे भी हम सलाह करके फिर बच्चे की जो आवश्यकता रहती है हम उसको बच्चे को सिखाते हैं और उन्हीं एक्टिविटीज़ को हम बच्चे के लिए लेते हैं। तो इसके लिए हमें अति आवश्यक रहता है कि हम पहले पाठ्यक्रम के बारे में जानें कि कितने प्रकार का होता है। इससे भी पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर करूंगी कि हम लोग बार बार नॉर्मल करिकुलम की बात करने हैं, नॉर्मल करिकुलम एंड स्पेशल करिकुलम की। सो ये चीज़ आप लोगों को क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि नॉर्मल करिकुलम क्या होता है, कि सामान्य पाठ्यक्रम, जो नॉर्मल बच्चों के लिए तैयार किया जाता है। यदि हम लोग देखते हैं कि हमारे नॉर्मल बच्चे, तो उनके लिए हम लोग अलग अलग से करिकुलम को तैयार नहीं करते हैं। जो भी उनका कोर्स रहता है, पाठ्यक्रम रहता है, वो सबके लिए सिमिलर रहता है। उसमें ऐसा नहीं है कि यदि बच्चों की 60 की स्ट्रेंथ है क्लास में, मैं 50 बच्चों के लिए तो अलग से पाठ्यक्रम को डिज़ाइन किया हुआ है और जो 10 है उनके लिए अलग से किया है। नो, सबके लिए सिमिलर रहता है, क्योंकि हमें पता है जो उनके, भले ही उनकी एबिलिटीज़ है या हम लोग कह सकते हैं कि उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो भी पाठ्यक्रम हम तैयार करते हैं कॉमन हम लोग तैयार करते हैं, क्योंकि हाँ एक्सपेक्टेड रहता है कि बच्चा यदि नॉर्मल है, एवरेज कैटेगरी का बच्चा है, तो वो उन जो भी कौशलों को हम सिखाएंगे, एक्टिविटीज़ को सिखाएंगे या पाठ्यक्रम में जितना भी कंटेंट होगा वो बच्चों के अप्रोप्रिएट ही रहता है। तो इसमें किस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, ऑलराउंड डेवलपमेंट पर। ऑलराउंड डेवलपमेंट, ऑलराउंड डेवलपमेंट हम किसको बोलते हैं, जिसमें बच्चे का सर्वांगीण या संपूर्ण हम लोग कह सकते हैं कि विकास हो। ऑलराउंड डेवलपमेंट में मतलब चहुमुखी भी हम लोग बोल सकते हैं कि बच्चे के विकास पर जोर दिया जाता है। एंड नेक्स्ट हम बोलते हैं कि गुड सिटीजन, सिटीजन पे, यानी कि उसको अच्छा देश का नागरिक बनाने पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। तो ये मेनली पॉइंट है जिनको ध्यान में रखा जाता है जब भी हम बच्चे को कोई भी पाठ्यक्रम को तैयार करते हैं। एक तो उसका ऑलराउंड डेवलपमेंट करना है, उसका सर्वांगीण विकास होना चाहिए, और दूसरा वो देश का अच्छा नागरिक हो, उसको वैल्यूज़ भी सिखाई जाती हैं। अब हम लोग स्पेशल करिकुलम की बात करते हैं, तो नाम से ही क्लियर हो रहा है कि स्पेशल करिकुलम क्या है, विशेष पाठ्यक्रम। अब
विशेष नाम से ही क्लियर हो रहा है कि विशेष यानी कि कुछ खास है, और खास ही बच्चों के लिए बनाया जाता है, जो स्पेशल बच्चों के लिए बनाया जाता है। और किसके माध्यम से बनाया जाता है? स्पेशल एजुकेटर यानी कि हम बोलते हैं विशेष अध्यापक के द्वारा ही इसको निर्मित किया जाता है। अब इसमें हम लोग स्पेशल क्लासरूम की बात करते हैं तो जितने मैंने 4 पॉइंट बताए थे वो सारे उस पर कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं, ध्यान में रखते हैं, क्योंकि हर क्लासरूम में बच्चे की एज भी वेरी करती है। ज़रूरी नहीं है कि सेम एज ग्रुप के ही बच्चे वहाँ बैठे हुए हो, या सबका एप्टीट्यूड है या फिर हम बोलते हैं इंटरेस्ट है, उनकी रुचि है, वो सबकी सेम नहीं हो सकती है। उनका लेवल है वो भी सिमिलर नहीं होगा। हो सकता है कि कोई फाइन मोटर स्किल में अच्छा है, फाइन मोटर हम लोग की पेन को होल्ड कर सकता है ना, तो उस केस में हम बच्चों के लिए फाइन मोटर में बच्चे को काउंटिंग लिखना सिखा सकते हैं, कलरिंग करना ले सकते हैं। लेकिन क्लासरूम में ऐसा भी हो सकता है, जब एबिलिटीज़ की बात करते हैं, कि हो सकता है कि बच्चा पेन को होल्ड भी नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसकी ग्रास्पिंग पावर नहीं है। तो अब हम लोग डायरेक्ट बच्चे के लिए कभी भी, मैंने देख लिया कि एडेप्टेशन के थ्रू अनुकूलन करते हुए भी बच्चा पेन को होल्ड नहीं कर सकता है, तो उस केस में मैं बच्चे के लिए क्या करूँगी? बच्चे के लिए मैं ग्रास्पिंग एक्टिविटीज़ को, या ग्रास्पिंग जो एक्टिविटीज़ को हम लोग कह सकते हैं कि जिससे उसका ग्रास्पिंग पावर बढ़े, उसके लिए मैं एक्टिविटीज़ को करवाऊंगी बच्चों के लिए। तो मैं उन एक्टिविटीज़ को बच्चे के पाठ्यक्रम में डालूंगी जिससे पहले उसके क्या ग्रास्पिंग पावर बढ़े, उसकी पकड़ने की चीज़ों को होल्ड करने की क्षमता बढ़े। तो इस चीज़ के लिए हम लोग क्या करेंगे? बच्चे की एबिलिटीज़ को ध्यान में रखेंगे। लेवल की जहाँ बात करते हैं, हर बच्चे का लेवल हम लोग बोल सकते हैं, कोई हो सकता है माइल्ड कैटेगरी का है, या कोई हो सकता है बॉर्डर लाइन कैटेगरी का है, कोई हो सकता है कि बच्चा मॉडरेट कैटेगरी का या सीवियर कैटेगरी का भी है। तो क्लासरूम में सभी विभिन्नता वाले बच्चे पाए जाएंगे, तो उनके लेवल को ध्यान में रखते हुए हम पाठ्यक्रम को तैयार करेंगे। जब कक्ष में बोलते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सारे बौद्धिक कक्षा में ही बच्चे होंगे। हो सकता है कि कोई सेरेब्रल पाल्सी हो जिसके लोअर लिम्स नहीं है, लोअर लिम्स हम बोल सकते हैं कि जिसके पैर नहीं है या उसके हाथ काम नहीं कर रहा है, या फिर हो सकता है बच्चा डाउन सिंड्रोम है, ऑटिस्टिक बच्चा है, लर्निंग डिसेबल बच्चा है। डिफरेंट हम 21 टाइप्स के डिसेबिलिटीज़ के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। तो हो सकता है कि किसी भी मल्टीपल डिसेबिलिटी से ग्रसित है, तो 21 टाइप्स की डिसेबिलिटी से ग्रसित बच्चों में से किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटी वाला बच्चा कक्ष में हो सकता है। तो हम लोग इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए स्पेशल जो करिकुलम है उसको तैयार करते हैं। अब ये किस पर ज़्यादा जोर देता है? अब अगर हम बोलते हैं इसका जो उद्देश्य होता है विशेष पाठ्यक्रम का, तो वो क्या है? बच्चे में पर्सनल, इसका मेन उद्देश्य यदि हम बोलते हैं तो बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाना होता है, कि जो बच्चा बिना किसी पर डिपेंडेंसी के अपने जीवन को जी सके, बिना किसी पर निर्भर रहे। तो हम लोग सबसे पहले मैंने बोला कि किस एरिया में हम करेंगे फोकस? पर्सनल एरिया में, पर्सनल एरिया। तो अब बच्चों के लिए जो पर्सनल एरिया से एक्टिविटीज़ रहती है, एडीएल हमने पिछली क्लास में मैंने बताया भी है कि दैनिक जीवन के क्रियाकलापों पे, जीवन के क्रियाकलाप ना, एडीएल मतलब एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग। अब दैनिक जीवन के क्रियाकलाप हमारे क्या आते हैं? जो हम सुबह से लेकर के शाम तक करते हैं, खाना पीना, या फिर हम लोग बोलते हैं ड्रेसिंग करना, टॉयलेटिंग करना, या जितने भी जो भी हम एक्टिविटी सुबह से लेकर शाम तक परफॉर्म करते हैं, हमारा मेन मोटो यही रहता है कि हम बच्चे के लिए उन सभी एक्टिविटीज़ में बच्चे को आत्मनिर्भर बनाएं। क्योंकि जब तक वो पर्सनल एरिया में बच्चा कार्यों को खुद से करना नहीं सीखेगा, उसको प्रशिक्षण नहीं दिया जाएगा, बच्चा कहीं ना कहीं डिपेंडेंट रहेगा, दूसरे के ऊपर निर्भर रहेगा। एंड सेकेंड हम बोलते हैं कि वोकेशनल एरिया से संबंधित, वोकेशनल हम बोलते हैं व्यावसायिक। अब जो हम लोग एक्टिविटीज़ को लेंगे हम वोकेशनल एरिया से, क्योंकि हमारा जो मकसद है स्पेशल करिकुलम बनाने का, बच्चे को आत्मनिर्भर बनाना है। हमने बच्चे को सुबह से शाम तक हम लोग कितनी क्रियाएं करते हैं, हम खाना पीने के अलावा हम लोग पढ़ाई भी करते हैं, वो सब एक्टिविटीज़ इसमें आगे। अब हम लोग व्यवसाय की बात करते हैं, व्यवसाय में हम क्या कर रहे हैं कि बच्चे के लिए वोकेशनल, अब बच्चे का हमने इंटरेस्ट जान लिया है कि बच्चे की फिंगर मूवमेंट बहुत अच्छी है,
या फिर अब हमने देख लिया कि बच्चे की एबिलिटी है कि वो फिंगर की मूवमेंट बहुत अच्छी कर लेता है, और बच्चा कहीं ना कहीं कभी भी कोई भी अगर ऑब्जेक्ट मिलता है उसको तो उसको बजाने की कोशिश करता है, तो हम उस टाइम पे उसको गिटार बजाने की एक्टिविटी ले सकते हैं। स्पेशली जो आर्टिस्टिक बच्चे हैं उनकी फिंगर मूवमेंट बहुत अच्छी रहती है, तो गिटार बजाना ले सकते हैं। कोई बच्चा हमें लगता है कि जब कहीं गाना, या हम लोग बोलते हैं कि जब भी हम स्टार्ट करते हैं म्यूज़िक को तो बच्चा कहीं ना कहीं डांस करना शुरू कर देता है या उसके मूवमेंट्स बहुत क्लियर है, तो दैट टाइम हम बच्चे के लिए डांस की एक्टिविटीज़ को ले सकते हैं। हमें लगता है कि बच्चे की ड्राइंग बहुत अच्छी है, बच्चे का इंटरेस्ट भी है, और कहीं ना कहीं जब वो ड्रॉ करता है तो बहुत क्लियरली करता है, तो हम बच्चे के लिए ड्रॉ से अब मेहंदी का डिज़ाइन बनाना या फिर हम लोग पेंटिंग बनाना बच्चे के लिए ले सकते हैं, जो बच्चे के एरिया के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग भी है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट, एंड सेकंड उसकी एबिलिटी भी है उस चीज़ को करने में। तो हम लोग जब भी पाठ्यक्रम को तैयार करेंगे तो स्पेशल एजुकेटर है या जो टीचर ट्रेनीज भी हैं उनको ये जानना आवश्यक है कि हम लोग बच्चे का इंटरेस्ट, एबिलिटी, उसका करंट लेवल, उसकी नीड को ध्यान में रखते हुए हम बच्चे को पहले ध्यान में रखेंगे और बच्चे के लिए पाठ्यक्रम को तैयार करेंगे। अब हम जानेंगे, अब मेन टॉपिक पे आते हैं कि पाठ्यक्रम के कितने प्रकार हैं। पाठ्यक्रम कितने प्रकार का होता है? सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि डेवलपमेंट बेस्ड करिकुलम, यानी कि विकास पर आधारित पाठ्यक्रम। विकास पर आधारित नाम से क्लियर हो रहा है कि हमारा जो मकसद है पाठ्यक्रम बनाने का, डेवलपमेंट बेस्ड करिकुलम का, कि हम इसमें किस चीज़ को ज़्यादा ध्यान देंगे, बच्चे के विकास को, जिससे बच्चे का मैक्सिमम, हम बोले कि ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट हो, उस पाठ्यक्रम में उन एक्टिविटीज़ को हम लोग कहीं ना कहीं पाठ्यक्रम में इन्वॉल्व करेंगे। अब डेवलपमेंट किस तरह का, एक तो हमारा आता है फिजिकल डेवलपमेंट, फिजिकल हम बोलते हैं कि शारीरिक विकास, है ना। तो हम किन किन एक्टिविटीज़ को लेंगे जिससे बच्चे का शारीरिक, हम बोलते हैं कि शारीरिक विकास हो ना, इसमें हम लोग लिखेंगे विकास, शारीरिक विकास। हम उन एक्टिविटीज़ को पाठ्यक्रम में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व करेंगे, इंक्लूड करेंगे, जिससे बच्चे का शारीरिक विकास हो। एंड सेकेंड हम बोलेंगे कि बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट। अब हम लोग विकास की बात कर रहे हैं, एक तो हमने शारीरिक तौर से, और दूसरा हम लोग मेंटल डेवलपमेंट, हम बोलते हैं कि बच्चे का मानसिक विकास। जब भी हम बच्चों के लिए डेवलपमेंट बेस्ड पाठ्यक्रम को तैयार करेंगे तो हम बच्चे के लिए, जिससे बच्चे के शारीरिक क्रियाएं, अब क्या क्या शारीरिक क्रियाएं आ सकती हैं कि हम बच्चे को कोई भी गेम करवा रहे हैं बच्चे के लिए, या क्लासरूम में भी, जैसे मैंने फाइन मोटर स्किल है, ग्रॉस मोटर स्किल है, मैंने बच्चे के लिए कोई भी म्यूजिकल चेयर ले लिया, या मैं बच्चे के लिए स्पून रेस ले लिया। देयर आर सो मैनी ऑफ एक्टिविटीज़। हम बच्चे के लिए योगा है, जिससे बच्चे का कहीं ना कहीं फिजिकली वो फिट भी होगा, उसका मेंटली भी एज वेल एज उसका फिजिकल डेवलपमेंट भी होगा। तो हम सारी चीज़ों को इन्वॉल्व करेंगे। अब मेंटल डेवलपमेंट में है तो पजल हम गेम्स ले सकते हैं बच्चे के लिए, जिसके थ्रू हम बच्चे को सिखा सकते हैं, या फिर और भी हम लोग जिससे बच्चे का मैक्सिमम मानसिक तौर से बच्चे का विकास हो, उन सब एक्टिविटीज़ को हम लोग इसमें इन्वॉल्व करते हैं। अब यदि हम लोग बात करते हैं, इसमें 3 मेनली कंपोनेंट्स आते हैं डेवलपमेंट बेस्ड में। तो सबसे पहले हम बोलते हैं बेस, है ना। बेस मतलब आधार। अब आधार हमारा क्या आ रहा है इसमें कि बच्चे के लिए जो भी एक्टिविटीज़ लेंगे हम लोग किस पे बेस्ड होगी, हमारे विकास पर आधारित जो एक्टिविटीज़ रहती है। एंड सेकंड आता है हमारा एम, या हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव्स। अब एम और ऑब्जेक्टिव का मतलब उद्देश्य। उद्देश्य क्या है जब भी हम ये पाठ्यक्रम को तैयार कर रहे हैं, कि बच्चे का मानसिक और
शारीरिक विकास करना, विकास करना, है ना। अब इसके बाद में फर्स्ट हम लोगों ने क्या बोला कि बेस, हमारा बेस क्या था, आधार क्या था कि हम लोग बच्चों का क्या करेंगे, उसका विकास करेंगे। तो उन एक्टिविटीज़ को इन्वॉल्व करेंगे जो जो हम बच्चों को सिखाने के लिए ले रहे हैं। एम एंड ऑब्जेक्टिव्स हमारा क्या आ रहा है कि जिससे बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास हो, उन सब एक्टिविटीज़ को हम बच्चे को करवाएंगे। एंड थर्ड, या उनके माध्यम से हम बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास करेंगे। एंड थर्ड आता है हमारा कंटेंट या फिर विषय। विषय मतलब वो सारी एक्टिविटीज़ इसमें आ जाती है जिनके माध्यम से हम बच्चे को ये डेवलपमेंट कर सकते हैं, बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला कि हम लोग गेम है या फिर हम लोग पजल गेम है जिससे हमारा कॉग्निशन, बौद्धिक लेवल बढ़े, उन सब एक्टिविटीज़ को हम बच्चे के लिए लेंगे। अब एक तो हमारा था कि डेवलपमेंट बेस्ड पाठ्यक्रम। अब सेकंड हमारा आता है एनवायरनमेंट बेस्ड करिकुलम, यानी कि वातावरण पर आधारित पाठ्यक्रम। वातावरण पर आधारित पाठ्यक्रम कैसा कि हम लोग जब भी बच्चे के लिए कोई पाठ्यक्रम को तैयार करते हैं तो हम क्या करेंगे, बच्चे के लिए हम बच्चे के एनवायरनमेंट को देखेंगे, वातावरण को देखेंगे कि बच्चे का वातावरण कैसा है, उसका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, किस रिलीजन से बिलोंग करता है, किस कल्चर से बच्चा बिलोंग कर रहा है, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि फैमिली उसका बैकग्राउंड कैसा है, पेरेंट्स की क्या उसके डिमांड क्या आ रही है कि बच्चे को कौन सी चीज़ों को सिखाया जाए। या एनवायरनमेंट में हम देखते हैं कि कम्युनिटी में कौन कौन से सर्विसेज हैं जो हम बच्चे को अवेलेबल करा सकते हैं, दिला सकते हैं, सो दैट जो भी मैं टास्क बच्चे को सिखा रही हूँ, मेरा उद्देश्य बच्चे को इंडिपेंडेंट करना है, तो क्या उन एक्टिविटीज़ को सिखाने के बाद बच्चा कहीं ना कहीं अर्निंग का सोर्स उसका कम्युनिटी में रहते हुए हो जाएगा कि नहीं मिलेगा, उसको प्लेसमेंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो उन सारी एक्टिविटीज़ को हम लोग देखिए, हमने बात किया कि हम लोग फैमिली, हमने बोला कि हम लोग फैमिली एनवायरनमेंट को देखते हैं। अब फैमिली एनवायरनमेंट का क्या मतलब हुआ कि परिवार का वातावरण, कल्चर की बात करते हैं, कल्चर देखेंगे हम लोग, रिलीजन देखेंगे हम कि किस धर्म से बच्चा बिलोंग कर रहा है। फैमिली एनवायरनमेंट की बात करते हैं कि बच्चे का वातावरण, कि परिवार की स्थिति कैसी है, फाइनेंशियली कैसा है बच्चा, अच्छा फाइनेंशियल स्टेटस उसका अच्छा है कि नहीं है। उसके साथ ही साथ हम देखेंगे कि बच्चे का, जैसे हम लोग कोई भी एक्टिविटी को सिखा रहे हैं, क्या वो बच्चे के लिए एप्लीकेबल हो रही है, एप्लीकेबल इन द सेंस कि बच्चे को, जैसे हम लोग एनवायरनमेंट की बात करते हैं, अगर हम हिमाचल से हैं तो हिमाचल में जैसे मैक्सिमम सूट सलवार पहने जाते हैं, या पंजाब में सूट सलवार पहने जाता है। साउथ इंडियंस की बात करते हैं, वहाँ साड़ी को वेयर किया जाता है। या फिर हम लोग बात करते हैं कि राजस्थान के हैं तो घाघरा चोली पहने जाता है। तो जिस भी एनवायरनमेंट से बच्चा बिलोंग कर रहा है, क्या हम उसी से कहीं ना कहीं संबंधित हम बच्चों के लिए एक्टिविटीज़ को भी लेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि हमारे बच्चा तो कहीं ना कहीं सूट सलवार पहनता है या धोती कुर्ता बच्चा पहनता है और हम उसके लिए पैंट शर्ट को ले रहे हैं। बच्चे का एनवायरनमेंट, हम फैमिली बैकग्राउंड की बात करते हैं एनवायरनमेंट की, तो उसमें हम इन चीज़ों को भी ध्यान में रखते हैं कि बच्चा अगर खाना खाने का ही हमने बच्चे को सिखाना है तो क्या टेबल मैनर में खाता है, जैसे मैंने बोला कि इकोनॉमिक स्टेटस भी देखेंगे। तो जो कहीं ना कहीं बच्चों को टेबल मैनर में घर का एनवायरनमेंट उनका है कि वो टेबल मैनर पे खिलाते हैं, और हम बच्चे को कहीं नीचे बैठ करके खाना खाना सिखा रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, बच्चा कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, जो उसका एनवायरनमेंट है उसके अकॉर्डिंग एक्टिविटीज़ को नहीं कर पाएगा, जिसको सिखाने का कोई मतलब नहीं रहता है। एंड कल्चर भी है, किस कल्चर से बच्चा आ रहा है, किस कल्चर से बिलोंग करता है, वो सब चीज़ों को भी हम ध्यान में रखते हैं और उससे संबंधित भी हम बच्चे के लिए जानकारी को देते हैं।
अब हम लोग बात करते हैं सेम वही कि बेस हमारा क्या रहता है, आधार क्या है हमारे पाठ्यक्रम का, वो है पारिवारिक वातावरण हम बोल सकते हैं। जो भी एनवायरनमेंट है, फैमिली का बोले, वेदर हम लोग कम्युनिटी का बोले या फिर उसके सराउंडिंग जो भी वातावरण है, वो सब चीज़ें इसमें आ रही है, हम ध्यान रखेंगे। एंड उसके बाद में हमारा आता है कि बच्चे को हम लोग जब भी कोई इसको सिखाते हैं तो बेस के बाद में कंटेंट क्या है हमारा, कि जो भी हम लोग बच्चे के लिए एक्टिविटीज़ को ले रहे हैं, जैसे मैंने बच्चे को सिखाने के लिए वातावरण में कहीं ना कहीं वातावरण को ध्यान में रखते हुए उसके लिए विषय वस्तु को लिया है, तो क्या क्या एक्टिविटीज़ को हम बच्चे के लिए इंडिपेंडेंट करने के लिए जो भी एक्टिविटीज़ को लेंगे हम, जैसे मैंने उसके लिए ड्रेसिंग सेंस है तो क्या वो किस एरिया से बिलोंग कर रहा है, यदि गांव का है बच्चा तो हम लोग उसके लिए एक्टिविटीज़ भी जो ग्रामीण एरिया की रहती है उसी से संबंधित लेंगे। बच्चा जैसे मैंने बोला कि नीचे बैठ कर के खा रहा है या फिर बच्चा टेबल मैनर में खाना खा रहा है, स्पून से खा रहा है या फिर हाथों से खा रहा है, वो सारी एक्टिविटीज़ हमारी रहती है। एम हमारा क्या आता है, उद्देश्य हमारा यही रहता है कि बच्चा इन्वायरमेंट में फुली कहीं ना कहीं उस इन्वायरमेंट को एक्सेप्ट करे और इन्वायरमेंट में कहीं ना कहीं वो एडजस्ट हो जाए। हमारा मकसद इन्वायरमेंट बेस्ड पाठ्यक्रम का यही रहता है कि बच्चा विदाउट एनीबॉडी हेल्प बच्चे इन्वायरमेंट में आसानी से एडजस्ट हो जाए और कहीं ना कहीं वो वातावरण में कम्युनिटी में रहते हुए ही अपने आप को इंडिपेंडेंट होकर के लाइफ को जी सकें। थर्ड आता है हमारा फंक्शनल बेस्ड करिकुलम, यानी कि हम बोलते हैं कि कार्यात्मक आधारित पाठ्यक्रम। अब नाम से क्लियर हो रहा है कि हम लोग क्या करेंगे, उन एक्टिविटीज़ को लेंगे जिससे बच्चे का फंक्शनल, हम बोले कि कार्यात्मक, उसका कहीं ना कहीं योग्यताओं को बढ़ाया जा सके, उसकी एबिलिटीज़ को बढ़ाया जा सके और इंडिपेंडेंटली वो जो भी उसके कार्य हैं उनको वो कर सके बिना किसी डिपेंडेंसी के। अब हमारे कार्यात्मक कौन कौन से हमारे स्किल्स आते हैं, कार्यात्मक में हम लोग बोल सकते हैं मनी कॉन्सेप्ट का है, हम बच्चे को जो भी उसके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में या हम कह सकते हैं रोज़मर्रा की हम लोग लाइफ में उसके लिए जो यूज़ होने वाली चीज़ें हैं, मनी कॉन्सेप्ट हैं, या फिर हम वोकेशनल ट्रेनिंग बच्चे को दे रहे हैं। मनी कॉन्सेप्ट का ज़रूरी इसीलिए रहता है क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स का ये रहता है कि हमारा बच्चा पढ़े भले नहीं पढ़े लेकिन हमारा बच्चा कुछ ऐसी चीज़ों को सीख जाए जिससे बच्चा कहीं हम लोग उसको बिजनेस में एडजस्ट करें, तो मनी कॉन्सेप्ट है। या फंक्शनल करिकुलम में हम बोलते हैं कि बच्चे को उसका नाम लिखना आना चाहिए, एड्रेस लिखना आना चाहिए, सो दैट बच्चे को कभी भी पूछा जाए कि आपका नाम क्या है, एड्रेस क्या है, तो वो सब चीज़ें वो बता सके। उसको मैसेज को कन्वे करना आना चाहिए कि यदि उसको कोई मैसेज दिया जा रहा है, इंस्ट्रक्शंस दी जा रही है, वो उसको सुने और फिर उसको आगे कन्वे भी करे, उसको दे भी। तो जो भी हम लोग बोल सकते हैं मनी कॉन्सेप्ट, टाइम कॉन्सेप्ट का हम बच्चे को सिखा सकते हैं कि बच्चे को टाइम देखना आना चाहिए, जो उसके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो कार्य करना आवश्यक रहते हैं जिससे कहीं ना कहीं वो इंडिपेंडेंटली लाइफ को जी सके, वो सब चीज़ों को हम सिखाएंगे। अब हम लोगों का कार्यात्मक आधारित पाठ्यक्रम का उद्देश्य क्या रहता है कि वो कहीं ना कहीं जितने भी मैंने तीनों ये पाठ्यक्रम की हम बात करें सबका उद्देश्य एक ही है कि बच्चे को आत्मनिर्भर बनाना। इसमें क्या बोला गया है कि कार्यात्मक में हमारे फाइन मोटर स्किल भी आ रहा है, ग्रॉस मोटर स्किल भी आ रहा है। यदि बच्चा कि हम बोले फाइन मोटर स्किल सही नहीं है तो उसके लिए हम लोग थ्रू एडेप्टेशन या फिर हम लोग वेरियस एक्टिविटीज़ को भी इन्वॉल्व करेंगे सो दैट बच्चा इंडिपेंडेंट हो सके। साथ ही साथ हम बच्चों के लिए कह सकते हैं कि जो भी मैंने एक्टिविटीज़ बताई उसका नाम लिखना, एड्रेस लिखना, या जब भी उसको हिंदी या इंग्लिश में कुछ भी लिखने के लिए बोला जाए, साइन करने के लिए बोला जाए, तो वो इन चीज़ों को भी वो सीख सकें। तो ये 3 मेनली टाइप्स के पाठ्यक्रम के मैंने आप लोगों को बताया कि 3 टाइप